नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन के। केकड़ी लघु उद्योग भारतीय अध्यक्ष अनिल मित्तल ने बताया कि केकड़ी शहर के जयपुर अजमेर बाईपास रोड पर स्थित प्रेम मैरिज गार्डन में विशाल दिव्यांग सहायता शिविर लघु उद्योग भारती व इंडस्ट्रियल एसोसिएशन संस्थान एवं भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी के संयुक्त तत्वाधान में आने वाली 11, 12 व 13 जनवरी गुरुवार से 3 दिवसीय शिविर आयोजित किया जा रहा। इस विशाल दिव्यांग सहायता शिविर की तैयारियां केकड़ी परिक्षेत्र में जोरों शोरों से चल रही है। शिविर के प्रचार प्रसार हेतु पोस्टर फ्लेक्स बैनर शहर के प्रमुख चौराहों पर लगाए गए हैं। शिविर प्रभारी रामगोपाल सैनी ने बताया कि 11 जनवरी से लगाए जा रहे इस विशाल निःशुल्क दिव्यांग सहायता शिविर में जयपुर की श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति द्वारा उचित दिव्यांग पत्रों को ट्रायल साइकिल, व्हीलचेयर, कान की मशीन, बैसाखी, छड़ी, दृष्टिहीन को कैलिपर, छड़ी अंप के लिए कृत्रिम पैर, हाथ कृत्रिम आदि निःशुल्क दिए व लगाए जाएंगे। परिषद के कोषाध्यक्ष भगवान माहेश्वरी ने बताया कि दिव्यांग जानों को दिए जाने वाले उपकरण ट्राईसाइकिलें, बैसाखिया, व्हीलचेयर उचित मात्रा में शिविर स्थल प्रेम मैरिज गार्डन में पहुंच गई है। केकड़ी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन संस्थान सचिव आशुतोष सिंगल ने बताया कि दिव्यांग जानों का रजिस्ट्रेशन 11 जनवरी को प्रातः 9 बजे से शिविर स्थल पर ही किया जाएगा और उचित पात्रता दिव्यांगों को उपकरण दिए जाएंगे। दिव्यांग जनों को अपने साथ आधार कार्ड और रजिस्टर्ड विकलांग प्रमाण पत्र लाना आवश्यक है। लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष अनिल मित्तल, उपाध्यक्ष शिव कुमार बयानी, कोषाध्यक्ष अंकित जैन, केकड़ी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन संस्थान केकड़ी के अनिल जैन, पारस जैन, राजकुमार राठी एवं भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी के अध्यक्ष महेश मंत्री, कोषाध्यक्ष भगवान माहेश्वरी, सचिव दिनेश वैष्णव, व्यवस्था प्रमुख रामगोपाल सैनी, प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य सर्वेश विजय, शिव कुमार बयानी, विमल कोठारी, नंद किशोर तिवारी, श्याम माहेश्वरी, गुलाब चंद सोमानी, किशन प्रकाश सोनी, निहान चंद मैतवाला, दिव्यांग सेवा समिति केकड़ी के अध्यक्ष महावीर रैगर, दिव्यांग सारथी सेवा संस्थान केकड़ी के अध्यक्ष ओम प्रकाश माली, मीडिया प्रभारी सुरेश जैतवाल, दिव्यांग सेवा समिति सरवाड़ के अध्यक्ष उगमालाल रैगर एवं प्रेम गार्डन के मालिक रामस्वरूप नायक इस शिविर में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। बढ़ते कदम संस्थान गौशाला केकड़ी द्वारा तप सेवा सुमिरन समिति के तत्वाधान में अजमेर रोड स्थित कटारिया ग्रीन समारोह स्थल में 1 जनवरी 2024 से शुरू इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर साइंटिफिक स्पिरिचुअलिज्म IASS मेरठ मानस योग साधना पर आधारित 7 दिवसीय आध्यात्म एवं स्वास्थ्य विकास शिविर का 7 जनवरी रविवार शाम को भव्य समापन किया गया। शिविर में कोटा, चित्तौड़, रींगस, पुष्कर, भीलवाड़ा, जयपुर, भरतपुर, नोएडा, दिल्ली, ब्यावर, बांदनवाड़ा, भिनाय, सरवाड़, पुष्कर, इंदौर तथा केकड़ी सहित विभिन्न स्थानों के साधक उपस्थित हुए। आयोजित स्वास्थ्य विकास शिविर में 4.5 माह से लेकर 85 वर्ष तक के साधकों ने लाभ प्राप्त किया। प्रदेश सहित देश भर के कई शहरों से डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, किडनी समस्या, पेट के विभिन्न रोगी, तंत्रिका तंत्र संबंधी समस्या, कैंसर, गठिया बाय, गायनिक समस्या, चर्म रोग, मोटापा, कब्ज, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड सहित विभिन्न असाध्य रोगों के लगभग 250 साधक केकड़ी शहर में उपस्थित रहे। शिविर में IASS मेरठ से डॉक्टर गोपाल शास्त्री के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में सभी साधकों ने तप सेवा और सुमिरन की साधना को सुना, समझा, जाना तथा विगत 7 दिनों में करके सीखने का प्रयास किया। शिविर में डॉक्टर शास्त्री ने आधुनिक युग में रोगों के प्रमुख कारण को बताते हुए उन्हें रामचरित मानस पर आधारित योग साधना द्वारा निवारण करना सिखलाया। उन्होंने तप, सेवा और सुमिरन पर विस्तृत वक्तव्य, उदाहरण सहित तथा साक्ष्यों सहित सिद्ध करते हुए साधकों के मन की सभी शंकाओं का प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित कर समाधान किया। शिविर में जीवनी शक्ति कैसे जगाएं, भोजन क्यों, कब, कितना और क्या, जीवनी शक्ति क्या है, जीवनी शक्ति का व्यय, संतुलित आहार, युक्त उपवास, नवरात्र उपवास, भोजन के साथ वितरण और ध्यान का महत्व, प्राकृतिक आहार का विशेष महत्व बताते हुए आधुनिक खानपान शैली से जनित रोगों के में विस्तृत चर्चाएं की गई तथा शिविर के 7वें दिवस में सभी साधकों को एक समय के भोजन के रूप में प्रकृति प्रदत्त आहार ही दिया गया। नियमित ध्यान, व्यायाम, तुलादान तथा शरीर एवं मन की शुद्धि के 4 मार्गों की पालना करना सिखलाया गया।
समापन सत्र के दौरान रविवार दोपहर सभी साधकों ने बारी बारी अपने 7 दिनों के अनुभव को सभी के साथ साझा करते हुए शिविर को सार्थक एवं जीवन जीने की अनूठी पद्धति बताते हुए शिविर आयोजकों को शानदार व्यवस्थाओं तथा बेहतरीन प्रबंधन के लिए उनकी सराहना एवं आभार प्रकट किया। शिविर के प्रेरक कवि बुद्धिप्रकाश दाधीच ने समापन सत्र के दौरान कहा कि श्री रामचरितमानस का दावा है कि प्रारब्ध से मुक्ति संभव है। यद्यपि अधिकांश ग्रंथ कहते हैं कि प्रारब्ध अवश्य भोगना पड़ेगा। मानस योग साधना में विस्तार से प्रमाण सहित बताया गया है कि कब प्रारब्ध से मुक्ति है और कब नहीं, जिसे समझकर साधक अपनी तप सेवा सुमिरन की साधना का उत्तरोत्तर विकास करें और प्रारब्धों से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करें। साथ ही मानस के दिव्य सिद्धांत, तप सेवा और सुमिरन को जन जन तक पहुंचाने में आपका सहयोग प्राप्त हो। शिविर के दौरान बुद्धिप्रकाश दाधीच तथा उनकी धर्मपत्नी मधुलिका दाधीच को डॉक्टर गोपाल शास्त्री मेरठ ने NDDY द्वारा प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली में डिप्लोमा पूर्ण करने पर प्रमाण पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया। मधुलिका दाधीच ने गांधी प्राकृतिक चिकित्सा समिति नई दिल्ली से NDDY का डिप्लोमा डॉक्टर गोपाल शास्त्री के मार्गदर्शन में 3.5 वर्ष में पूर्ण किया। डॉक्टर शास्त्री ने बताया कि अब प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से रोगियों का उपचार करने के लिए इंटर्नशिप कर मधुलिका दाधीच रजिस्टर्ड हो चुकी है। उन्होंने बताया कि कवि दाधीच सपरिवार मानस योग साधना के तप सेवा सुमिरन पद्धति की साधना से वर्ष 2016 जुड़े हुए हैं। मधुलिका दाधीच को रोगों की जांच एवं निवारण हेतु प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में NDDY द्वारा डिग्री प्रदान की गई है, जो इनकी कठोर साधना, निष्ठा एवं सेवा भाव का ही परिणाम है। श्रीमती दाधीच ने संस्था एवं डॉक्टर गोपाल शास्त्री का आभार व्यक्त किया। मधुलिका दाधीच ने बताया कि IASS मेरठ मानस योग साधना पर आधारित आध्यात्म एवं स्वास्थ्य विकास तप सेवा सुमिरन की साधना तन से शुरू होकर मन तक की यात्रा है। मानस योग साधना द्वारा आयोजित शिविर मन की भ्रांतियां दूर करके जीवन जीने की कला सिखाता है। साधना हमारे धर्म ग्रंथ रामचरितमानस में जो गूढ़ सिद्धांतों पर आधारित है, उन सिद्धांतों को हमें शास्त्र सम्मत बातों से बहुत ही सरल तरीके से समझाते हुए उक्त पद्धति सिखाती है कि इस भागदौड़ वाले जीवन में भी हम कैसे स्वस्थ व सुखी व भयमुक्त रह सकते हैं। रामचरितमानस की चौपाइयों में जीवन के जो गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं, उन्हें सुनकर, समझकर व धैर्यपूर्वक जीवन में प्रयोग करके अखंड स्वास्थ्य व अखंड आनंद को प्राप्त करने की पद्धति है। शिविर समापन पर गर्ग एसोसिएट द्वारा शिविर की स्मारिका प्रकाशित कर वितरित की गई। शिविर समापन सत्र के दौरान नगर पंडित मुरलीधर जी जिद्दी साहब, बढ़ते कदम गौशाला संस्थान के अध्यक्ष अशोक पारीक, सचिव राजेंद्र बयानी, कोषाध्यक्ष राकेश तोशनीवाल, महिला मंडल अध्यक्ष सीमा चौधरी, मीडिया प्रभारी महेंद्र प्रधान सहित सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया गया। महिला मंडल अध्यक्ष सीमा चौधरी एवं अध्यक्ष अशोक पारीक, गोपाल वर्मा, आनंद प्रकाश सोमानी, आजीवन सदस्य डॉक्टर राजकुमारी मीना, अमित गर्ग, पवन गौतम, अंकित उपाध्याय, माइक व्यवस्था, मंच प्रबंधन, केटरिंग टीम, प्राकृतिक आहार व्यवस्थापक, भोजनशाला टीम, कटारिया ग्रीन समारोह स्थल के कार्मिक सहित शिविर के सभी कार्यकर्ताओं का दुशाला ओढ़ाकर तथा रुद्राक्ष की माला भेंट कर सम्मान किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों की सजा को खारिज करते हुए सोमवार 8 जनवरी को उस दोषी के साथ मिलकर काम करने के लिए गुजरात सरकार को फटकार लगाई, जिसने अपनी समयपूर्व रिहाई पर विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन पत्र दायर कर उसकी रिहाई का निर्देश देने की मांग की थी। दोषियों की रिट याचिका के जवाब में अदालत ने मई 2022 में गुजरात राज्य को सजा माफी याचिका पर विचार करने के लिए उपयुक्त सरकार माना था, जिससे घटनाओं की श्रृंखला शुरू हो गई। इसके परिणामस्वरूप सभी 11 आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगों की पृष्ठभूमि में कई हत्याओं और सामूहिक बलात्कार के लिए आजीवन कारावास की सजा पाने वाले इन दोषियों को गुजरात सरकार ने अगस्त 2022 में स्वतंत्रता दिवस पर रिहा कर दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अब सामूहिक बलात्कार पीड़िता बिल्किस बानो के पक्ष में फैसला सुनाया, जिन्होंने उन्हें दी गई छूट पर सवाल उठाते हुए रिट याचिका दायर की थी। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भोया की खंडपीठ ने कहा कि गुजरात राज्य दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 के अर्थ के तहत उनकी माफी याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए उपयुक्त सरकार नहीं है, क्योंकि मुकदमे को अदालत से बाहर महाराष्ट्र राज्य में ट्रांसफर कर दिया गया। तदनुसार छूट के आदेशों को रद्द करें। एक अन्य आधार जिस पर माफी के आदेशों को अवैध पाया गया, वह गुजरात सरकार द्वारा अपने विवेक का प्रयोग करते हुए और 11 दोषियों की समयपूर्व रिहाई का निर्देश देते हुए सत्ता का हड़पना और विवेक का दुरुपयोग है। ये स्वीकार करते हुए कि मई 2022 के अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात राज्य को अपनी 1992 की छूट नीति के तहत दोषियों में से राधेश्याम शाह के माफी आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया था। खंडपीठ ने कहा, यह निर्णय निरर्थक है, क्योंकि यह धोखाधड़ी और प्रति इंक्यूरियम के सिद्धांत से प्रभावित है। ये भी माना गया कि चूंकि यह आदेश गैरस्थायित्व और शून्यता पाया गया, इसलिए इसका अनुपालन महाराष्ट्र राज्य से संबंधित अधिकार की शक्ति को हड़पने का एक उदाहरण कहा जा सकता है।
गौरतलब है कि अदालत ने गुजरात सरकार द्वारा इस आदेश पर पुनर्विचार की मांग करने वाले किसी भी आवेदन की स्पष्ट अनुपस्थिति पर ध्यान दिया। कोर्ट ने कहा, दिलचस्प बात यह है कि गुजरात सरकार ने इस अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 432 में उचित सरकार की परिभाषा के अनुसार उपयुक्त सरकार महाराष्ट्र राज्य थी। इस तर्क को अदालत ने खारिज कर दिया। कई बाध्यकारी उदाहरणों के विपरीत, जिसमें वी श्रीहरन की संविधान पीठ द्वारा दिया गया उदाहरण भी शामिल है। हालांकि गुजरात राज्य इस अदालत के आदेश में सुधार की मांग करते हुए पुनर्विचार याचिका दायर करने में विफल रहा। क्या गुजरात राज्य ने उक्त आदेश का पालन करने और इस अदालत को यह समझाने के लिए आवेदन दायर कर पुनर्विचार की मांग की थी कि गुजरात सरकार उक्त मामले पर फैसले लेने के लिए उपयुक्त सरकार नहीं, बल्कि महाराष्ट्र सरकार है। आगामी मुकदमेबाजी उत्पन्न ही नहीं होती। दूसरी ओर, किसी भी पुनर्विचार याचिका के अभाव में गुजरात राज्य ने महाराष्ट्र राज्य की सत्ता पर कब्जा कर लिया और छूट के आदेश पारित कर दिए। जस्टिस नागरत्ना ने तर्क दिया कि गुजरात राज्य ने इस अदालत के निर्देश के आधार पर कार्य किया, लेकिन कानून की भावना और अक्षरशः के विपरीत। अदालत के पिछले आदेशों की ओर इशारा करते हुए, जिसने मामले की जांच और सुनवाई को क्रमशः केंद्रीय जांच ब्यूरो और महाराष्ट्र राज्य को स्थानांतरित करना आवश्यक समझा था, न्यायाधीश ने अपने मई 2022 के आदेश की समीक्षा दाखिल नहीं करने के लिए गुजरात सरकार को फटकार लगाई। जस्टिस नागरत्ना ने गुजरात सरकार पर उस दोषी के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाया जिसने इस अदालत का दरवाजा खटखटाया था और जो उसने चाहा था उसमें शामिल होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह वही है जो इस अदालत ने इस मामले के पिछले चरणों में आशंका व्यक्त की थी, जिसके कारण सत्य और न्याय के हित में 3 पहले अवसरों पर उनके हस्तक्षेप का कारण बना है। पिछले आदेश स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि इस अदालत ने जांच और मुकदमे को क्यों स्थानांतरित कर दिया। गुजरात राज्य ने कभी भी इस अदालत के मई 2022 के आदेश पर पुनर्विचार की मांग नहीं की, ये ध्यान में लाकर कि यह सीआरपीसी की धारा 432 और पहले के फैसलों के विपरीत है। इसके बजाय गुजरात राज्य ने मिलकर काम किया। इस अदालत के समक्ष राधेश्याम शाह ने जो मांग की थी उसमें उनकी मिलीभगत थी। ये वही है जो इस अदालत ने इस मामले के पिछले चरणों में आशंका व्यक्त की थी और सत्य और न्याय के हित में पहले 3 मौकों पर हस्तक्षेप किया था। मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो को ट्रांसफर करना और मुकदमा मुंबई की विशेष अदालत में ट्रांसफर करना। हमारे विचार में, जब दोषी द्वारा दायर रिट याचिका में किसी हस्तक्षेप की मांग नहीं की गई तो इस अदालत को कानून के विपरीत निर्देश जारी करने के लिए गुमराह किया गया। दोषी याचिकाकर्ता द्वारा किए गए दमन और गलत बयानों के आधार पर हमने इस आदेश को कानून की नज़र में अमान्य और गैरस्थायी माना है। नतीजतन, गुजरात राज्य द्वारा विवेक का प्रयोग अधिकार क्षेत्र को हड़पने और विवेक के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं है। यदि वास्तव में गुजरात राज्य ने कानून के प्रावधानों और इस अदालत के निर्णयों को ध्यान में रखा होता और कानून के शासन का पालन किया होता तो उसने इस अदालत के समक्ष पुनर्विचार याचिका दायर की होती। ऐसा करने में विफल रहने से न केवल इस मामले में इस अदालत के पहले के आदेशों को सही ठहराया गया, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें निहित नहीं की गई शक्ति को हड़पने और दोषियों की सहायता करने में कानून के शासन का उल्लंघन किया गया। ये क्लासिक मामला है जहां मई 2022 के आदेश का इस्तेमाल प्रतिवादी राज्य द्वारा किसी भी अधिकार क्षेत्र के अभाव में दोषियों के पक्ष में छूट के आदेश पारित करते समय कानून के नियम का उल्लंघन करने के लिए किया गया। इस मुद्दे पर कि क्या छूट के आदेश कानून के अनुरूप है, खंडपीठ ने निष्कर्ष निकाला, इसलिए जिस तरीके से छूट की शक्ति का प्रयोग किया गया उस पर गौर किए बिना हम राज्य द्वारा हड़पने के आधार पर छूट रद्द करते हैं। गुजरात की सत्ता इसमें निहित नहीं है, इसलिए इस आधार पर भी छूट का आदेश रद्द किया जाता है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भोया की खंडपीठ ने अगस्त में शुरू हुई 11 दिनों की लंबी सुनवाई के बाद 12 अक्टूबर को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार सुबह 11 दोषियों को 2 सप्ताह के भीतर संबंधित जेल अधिकारियों को रिपोर्ट करने और आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा, कानून का शासन कायम रहना चाहिए। चूंकि छूट का आदेश रद्द कर दिया गया, इसलिए स्वाभाविक परिणाम अवश्य आने चाहिए। केस शीर्षक, बिल्किस याकूब रसूल बनाम भारत सरकार व अन्य। वकील शोभा गुप्ता बिल्किस की ओर से पेश हुई, जबकि सीनियर वकील इंदिरा जयसिंह और वकील वृंदा ग्रोवर, अपर्णा भट्ट, निजामुद्दीन पाशा और प्रतीकार बोम्बाडे ने विभिन्न जनहित याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व किया। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू गुजरात राज्य और भारत संघ दोनों की ओर से उपस्थित हुए। वहीं रिहा किए गए दोषियों का प्रतिनिधित्व सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा, ऋषि मल्होत्रा, एस गुरुकृष्ण कुमार, एडवोकेट सोनिया माथुर और अन्य ने किया। कस्बे में रविवार रात्रि को रैनगेट स्थित जयशंकर आश्रम में जयशंकर सेवा समिति के अध्यक्ष मुरली कुमार गुर्जर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में जयशंकर सेवा समिति के तत्वावधान में आगामी 14 और 15 जनवरी को होने वाले मकर संक्रांति महोत्सव के बारे में रूपरेखा तैयार की गई।
अध्यक्ष मुरली कुमार गुर्जर ने बताया कि मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर कस्बे व आसपास के गांवों में बाबा जयशंकर के भक्तों द्वारा रात्रि जागरण स्वरूप भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। 15 जनवरी प्रातः जयशंकर आश्रम में बाबा की समाधि पर झंडारोहण, अभिषेक व हवन किया जाएगा। तत्पश्चात भंडारे का आयोजन किया जाएगा। बैठक में पंडित दुर्गालाल सूंठवाल, महेश गर्ग, महावीर जांगेड, श्री सनातन धर्म मंडल के पूर्व अध्यक्ष तारा प्रकाश जोशी, राजेंद्र खींची, चैनाराम महाराज, शंभूलाल जैन, गजराज मेवाड़ा सहित अन्य भक्तगण मौजूद थे। रेगर समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कर्नल दुर्गा लाल रेगर ने अपने पिता स्वर्गीय श्री भेरूलाल जी बदलोटिया एवं माता स्वर्गीय सेजी देवी की स्मृति में आज अपने मूल निवास ग्राम उंदरी में एक कार्यक्रम रखा, जिसकी अध्यक्षता क्षेत्रीय विधायक माननीय श्री शत्रुघ्न जी गौतम ने करी तथा विशिष्ट अतिथि सूबेदार श्री चैन सिंह राठौर, गिरधारी जी चौधरी, पूर्व पार्षद केकड़ी एवं एडवोकेट कमलेश कांसोटिया, सिपाही कालूराम फौजी महेश शर्मा, जोधराज सिंह, राजेंद्र सिंह जी तथा बलवीर सिंह एवं गोपाल जी कांसोटिया विशिष्ट अतिथि रूप में मौजूद रहे। कर्नल दुर्गा लाल रेगर ने अपनी जन्मभूमि एवं अपने बचपन के संघर्ष के विचार साझा किए तथा समाज में फैली कुरीतियों को मिटाने पर एवं बालिका शिक्षा पर जोर दिया तथा कर्नल ने कक्षा 1 से 5 तक के सभी विद्यार्थियों को गणवेश तथा गर्म कपड़े वितरित किए तथा वहां पर मौजूद करीब 100 बुजुर्ग ग्रामीणों को गर्म कंबल भेंट किया। कार्यक्रम में बोलते हुए क्षेत्रीय विधायक श्रीमान शत्रुघ्न जी गौतम ने कहा कि दुर्गालाल जी की यह पहल अनुकरणीय है तथा इसके लिए दुर्गालाल जी धन्यवाद के पात्र है तथा गौतम जी ने उपस्थित ग्रामीणों को आने वाली 22 तारीख को दीपावली की तरह राम मंदिर निर्माण उत्सव को मनाने का आह्वान किया तथा सभी ग्रामीणों से अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा पर ध्यान देने का अनुग्रह किया और कहा कि यह पढ़ाई की ताकत है जो एक छोटे से गांव में पैदा होकर श्रीमान दुर्गालाल जी कर्नल साहब एक इतने बड़े पद पर पहुंचे, ये शिक्षा की ताकत है। अंत में दुर्गालाल कर्नल साहब ने सभी अतिथियों को भोजन कराया तथा कार्यक्रम में पधारने के लिए धन्यवाद स्थापित किया। केकड़ी की नवनियुक्त पहली महिला जिला कलेक्टर आईएएस श्वेता चौहान ने सोमवार को कलेक्टरेट पहुंचकर विधिवत रूप से पदभार ग्रहण कर लिया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रशासनिक कार्यों को जवाबदेही के साथ पूरा करना उनकी पहली प्राथमिकता है। साथ ही सरकार की लाभकारी योजनाओं का लाभ वंचित वर्ग तक पहुंचे, इसके लिए कार्य किया जाएगा। केकड़ी के जिला बनने के साथ ही नवीन भवनों के लिए स्थान चिन्हित करने का कार्य हो चुका है। आधारभूत ढांचे का विकास बेहतर ढंग से संपादित हो, इस पर विशेष जोर रहेगा। प्रशासनिक कामकाज को सुदृढ़ बनाने के लिए आपसी समन्वय से काम किया जाएगा। कार्यभार ग्रहण करने के बाद चौहान ने जिला कलेक्टर कार्यालय में कार्यरत कार्मिकों से चर्चा की तथा कार्यालय परिसर का जायजा लिया। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश चंद्र धाकड़ ने चौहान को केकड़ी की भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विरासत से अवगत कराया। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव एवं विकसित भारत संकल्प यात्रा की अब तक हुई प्रगति से भी अवगत कराया। इस मौके पर केकड़ी उपखंड अधिकारी विकास पंचोली, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश कुमार मीना, तहसीलदार बंटी राजपूत, नगर परिषद आयुक्त बसंत कुमार सैनी आदि मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि श्वेता चौहान नवगठित केकड़ी जिले की तीसरी कलेक्टर तथा पहली महिला कलेक्टर है। इससे पूर्व खजान सिंह व विश्वमोहन शर्मा केकड़ी के कलेक्टर रह चुके हैं। नवनियुक्त जिला कलेक्टर चौहान नियुक्ति से पहले भिवाड़ी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण बीड़ा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर कार्यरत थी। मूलतः उत्तर प्रदेश की श्वेता चौहान 2017 के बैच की आईएएस अधिकारी है। उन्होंने भौतिक विज्ञान में दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक किया है। श्वेता चौहान 2019 में शाहपुरा में उपखंड अधिकारी रही। इसके बाद 2020 में ब्यावर उपखंड अधिकारी के पद पर रही। 2021 में माडापाली की चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर रही एवं इसके बाद वर्ष 2022 में सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार के पद भी कार्य किया।